नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशविंद्र यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल पर। जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा होगा, मैंने ग्रामीण प्रवेश का सेट नंबर फर्स्ट करवाया था और आज बारी है हमारे सेट नंबर 2 की, जहां आपको 20 से लेकर 25 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और साथ ही साथ मैं इन सारे क्वेश्चंस के ऑप्शंस भी डिस्कस करता जाऊँगा ताकि आपको और एडिशनल हेल्प मिल सके। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, वो है दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसमें पहला ऑप्शन है वो है 1965, दूसरा ऑप्शन है 1964, तीसरा ऑप्शन है 1955 और चौथा ऑप्शन है 1954। अब आपको बताना है कि जो भारतीय खाद्य निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी 1965 में। 1965 कहाँ है दोस्तों, तो 1965 हमारे ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। तो हम कह सकते हैं कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, 1965 में हुई थी। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, यानी कि सरकार एमएसपी देती है, जिस पर अभी आंदोलन हुआ था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो आपको बताना है कि कितनी फसलों पर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है। तो पहला ऑप्शन है 15 फसलों पर, दूसरा 20 फसलों पर, तीसरा 25 फसलों पर और चौथा ऑप्शन है 26 फसलों पर। जो दोस्तों इसका सही आंसर है वो है 26 फसलों पर। तो हमारे यहाँ एमएसपी कितनी फसलों पर दिया जाता है, वो दिया जाता है 26 फसलों पर। और सरकार वर्ष में 2 बार न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है, यानी 2 बार एमएसपी की घोषणा करती है सरकार। अब बढ़ते हैं अपने अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, भारत में सामान्यतः खेती की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। यानी कि हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि जो भारत में खेती की पद्धति अपनाई जाती है वो ज़्यादातर एरिया में कौन सी अपनाई जाती है। तो हमारा पहला ऑप्शन है विशिष्ट खेती, दूसरा ऑप्शन शुष्क खेती, तीसरा है मिश्रित खेती और चौथा है रैंचिंग खेती। तो जो इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वो है मिश्रित खेती। भारत के ज़्यादा से ज़्यादा भाग पर कौन सी खेती की जाती है दोस्तों, वो की जाती है मिश्रित खेती, जो है हमारे ऑप्शन नंबर सी में। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको बता दूं कि मिश्रित खेती क्या है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक फसलें बिना किसी पंक्ति और अनुपात, यानी कि बिना किसी पंक्ति यानी कोई अलग से क्यारी नहीं बनाई जाती है, उसी में एक से ज़्यादा या 2 फसलें कर दी जाती हैं और हमारे यहाँ ज़्यादातर यही खेती की प्रणाली प्रचलित है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, यानी कि भारत में जूट सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है। तो पहला ऑप्शन है असम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा बिहार, चौथा उड़ीसा। इसका मेरे हिसाब से थोड़ा सरल ही है, क्योंकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में ज़्यादातर जूट उगाया जाता है। भारत की बात कर लें तो अगर जूट का 50 to 60% जूट पूरे भारत में उगाया जाता है, उसमें किसका कंट्रीब्यूशन रहता है, वो रहता है पश्चिम बंगाल का। और दोस्तों, पश्चिम बंगाल कहाँ है, हमारे ऑप्शन नंबर सेकंड में है। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है, वो है पश्चिम बंगाल में। और हम बात कर लेते हैं इनके इंटरनेशनल के, विश्व में प्रथम कौन है। तो दोस्तों, भारत में जूट का स्थान विश्व में प्रथम है, दूसरे नंबर पर बांग्लादेश है एवं चीन का नंबर 3rd है। और मैंने कहा ही था कि भारत का 60% जूट कहाँ से आता है, पश्चिम बंगाल से आता है, इसके बाद बिहार एवं उड़ीसा से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, हमारा जो 5th नंबर का क्वेश्चन है, एक सेकंड, वो है, साओ पालो किस उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अब बहुत से लोग इसका आंसर जानते हों क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस है और ज़्यादातर बार इसमें एग्जाम्स में आता रहता है। तो साओ पालो किसके लिए फेमस है दोस्तों, वह कहवा के लिए। कहवा से क्या बनता है, इससे कॉफ़ी बनती है। और इस सबसे अगर बात कर लेते हैं तो विश्व में साओ पालो पहले नंबर पे आता है कहवा के लिए। इसे कहवा की मंडी भी कहा जाता है। और बात कर लेते हैं अपने भारत की, तो भारत में प्रथम स्थान पर जो कहवा उत्पादन में राज्य है वो है कर्नाटक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है, निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है। अब दोस्तों, योजनाएं याद करना बहुत ही मुश्किल होता है, ज़्यादातर उनकी डेट याद करना मुश्किल होता है, लेकिन थोड़ी अगर हम उनके नेम से भी समझ सकते हैं, जैसे ये योजना है निर्मल ग्राम योजना, तो आप इस ऑप्शन देख के बता सकते हैं कि इसका संबंध किससे है। जो पहला ऑप्शन है वो है ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे या मलमूत्र के स्वच्छ निस्तारण से। दोस्तों, सेकंड ऑप्शन है विवादित ग्राम से, तीसरा सड़क निर्माण से और चौथा है पेयजल से। तो इसके हमें 2 ऑप्शन लग सकते हैं। जो है पहला निर्मल, यानी किसी निर्मल का मीन्स होता है कोई साफ़ सुथरी चीज़, तो पहला ऑप्शन भी हो सकता है, और बी और सी तो नहीं हो सकता। चौथा ऑप्शन पेयजल भी हो सकता है।
तो अब आपको बताना है इसका आंसर क्या सही है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि निर्मल ग्राम योजना का संबंध किससे है। तो वो है ठोस एवं अर्ध ठोस कचरे एवं मलमूत्र के स्वच्छ निस्तारण से। जो ठोस कचरा होता है और अर्ध ठोस कचरा होता है उसके निस्तारण से संबंधित दोस्तों ये है, जो हमें कहाँ है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बात करें ये योजना स्टार्ट कब हुई थी दोस्तों। निर्मल ग्राम योजना की शुरुआत हुई थी 2003 में, और इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि गाँव को स्वच्छ वातावरण रखा जाए और जो मलमूत्र का निस्तारण होता है वो सही तरीके से हो पाए। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो है स्वच्छ भारत अभियान का शुभांकर क्या है। अभी 2014 में 2 अक्टूबर 2014 से स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो जो उसका शुभांकर है वो क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट है सिर पर मैला ढोती महिला, सेकंड है झाड़ू, तीसरा है दौड़ता हुआ शेर और चौथा है चश्मा। तो आपने ज़्यादातर लोगों पे देखा होगा गांधी जी का चश्मा बना रहता है। तो हम कह सकते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान का शुभांकर कौन है। तो स्वच्छ भारत अभियान का शुभांकर है चश्मा। कौन सा चश्मा, जैसा गांधी जी चश्मा लगाते हो वाला। स्टार्ट कब से हुआ था स्वच्छ भारत अभियान, 2 अक्टूबर 2014 से, गांधी जी के जन्मदिवस पर। अब बढ़ते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन और है कि जो राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन था उसके शुभंकर कौन थे। उसके शुभंकर चाचा चौधरी थे। और ये आप ये याद रखें ना, एक इम्पोर्टेंट है कि राष्ट्रीय गंगा स्वच्छ मिशन के शुभंकर कौन थे, वो थे चाचा चौधरी को चुना गया था। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है ये सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। तो हम देखते हैं अब इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि अप्रैल पार्क, सेकंड है बायोटेक्नोलॉजी पार्क, तीसरा है एग्रो प्रोसेसिंग जोन और चौथा है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। तो हम लोगों में से अपन लोगों ने ज़्यादातर पढ़ा होगा बायोटेक्नोलॉजी पार्क। दोस्तों बायोटेक्नोलॉजी पार्क हम आसानी से लगा सकते हैं, वो है लखनऊ में। तो हमारे बी का हो गया 4। अब हमें ये देखना है इसमें बी का 4 कौन सा है। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, बी का 4। तो दोस्तों इसमें बी का 4 कौन सा है, ए वाला ऑप्शन है। और हम इस तरीके से कई क्वेश्चन सही कर सकते हैं, लेकिन हमें अब इसका पूरा डिटेल में जानना है। अब बात करते हैं लेदर टेक्नोलॉजी पार्क। अब इससे दिमाग में आएगा लेदर। तो ज़्यादातर जो लेदर की चीज़ें बनती हैं वो कानपुर में बनती हैं, तो हमें ए लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाएगा। जो लेदर टेक्नोलॉजी पार्क है वो है उन्नाव में। दोस्तों जो एग्रो प्रोसेसिंग जोन है वो है सहारनपुर में, और अप्रैल पार्क कहाँ है, कानपुर में। तो इसका ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए, 3 4 2 1। हाँ इस पर टिक कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा जो 9 नंबर का क्वेश्चन है वो है काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की गई थी। यानी कि ऐसी कौन सी योजना थी जिसमें 2 योजनाओं का विलय किया गया था। एक तो किया गया था काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। तो हम आते हैं अपने ऑप्शंस पर। जो हमारा पहला ऑप्शन है दोस्तों वो है मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट, एंड सेकंड है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, चौथा है भारत निर्माण योजना। दोस्तों अब इसका सही आंसर होगा वो होगा मनरेगा। अब आपको पता है कि मनरेगा कब से स्टार्ट हुआ था। दोस्तों मनरेगा स्टार्ट हुआ था 2006 से, तब ये नरेगा नाम से स्टार्ट हुआ था, और इसमें माँ जोड़ा गया था महात्मा गांधी से 2009 में। तो हम इसको टिक कर देते हैं। हमारे इसका आंसर कौन सा सही है दोस्तों, वो है मनरेगा। यानी कि काम के बदले अनाज योजना और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का विलय कर कौन सी योजना शुरू की थी, मनरेगा की गई थी। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्यूरिंग की क्रिया किस फसल में संपन्न की जाती है। मैंने क्वेश्चन कई सेट्स में देखा है, वो जो क्यूरिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है वो किस फसल में प्रयोग की जाती है। तो हमारे ऑप्शन हैं कपास, हमारा सेकंड ऑप्शन है तम्बाकू, हमारा दोस्तों तीसरा ऑप्शन है जूट और चौथा ऑप्शन है चाय। जो क्यूरिंग की क्रिया है वो किस फसल में संपन्न की जाती है दोस्तों, वो की जाती है तम्बाकू, जो कहाँ है, हमारे ऑप्शन नंबर बी में है। तो आप अच्छे से याद कर लीजिए, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिखते जाइए। अगर आप कहो तो मैं इसका PDF अपने इसमें लिंक में दे दूंगा, नहीं तो एक बुक ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये की आती है, आप मार्केट से ख़रीद सकते हैं। बहुत ही बढ़िया बुक है, स्टडी 91 वालों की बुक है। आपको पता ही उनका चैनल बहुत ही अच्छा चैनल है। मुझे कोई पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन अच्छा लगा तो मैंने आपको सजेशन दिया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको बता दूं क्यूरिंग क्या है। तो दोस्तों क्यूरिंग की क्रिया से पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया को रचाई यानी क्यूरिंग कहते हैं। यानी कि जो
तम्बाकू यानी तम्बाकू की जो पत्तियां होती हैं उन्हें सुखाया जाता है, तब उससे अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। एक फैक्ट भी याद रख लीजिए दोस्तों, विश्व में तम्बाकू का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी चीन है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस तम्बाकू चीन करता है और सबसे ज़्यादा जो उपभोग करता है यानी यूज करता है वो भी चीन ही करता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है वो भारत का प्रथम जैविक राज्य की उपाधि किसे प्रदान किया गया। अब आप ये सोचेंगे जैविक राज्य होता क्या है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जहां खेतों में या जहां कृषि में कोई भी रासायनिक और कीटनाशक का प्रयोग ना किया जाए, पूरा एक जो उसमें खेती की प्रक्रिया होती है वो नेचुरल तरीके से की जाए, उसमें शुद्ध अपना गोबर वगैरह वाला खाद डाला जाए, कीटनाशकों का प्रयोग ना किया जाए, ना कोई रसायन का प्रयोग किया जाए, तो ऐसा पहला राज्य कौन सा बना। तो दोस्तों पहला ऑप्शन है सिक्किम, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है उत्तर प्रदेश। जो हमारा इसका सही उत्तर है वो है सिक्किम। सिक्किम को उपाधि मिली थी भारत के पहले जैविक राज्य की, एक बहुत ही बड़ा कदम था। आपको एक थोड़ा एडिशनल फैक्ट बता दूं कि अभी हाल ही में श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है। उसकी एक वजह ये भी है कि श्रीलंका ने कुछ दिनों पहले ये सोचा था कि मुझे भी जैविक खेती करनी है। उन्होंने जो उनके फर्टिलाइजर्स के कारखाने हैं उन्हें बंद कर दिया था, तो जो उसकी इकोनॉमिक कंडीशन वीक हुई है उसमें इसका भी एक हाथ है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। हमारा जो 12 नंबर का क्वेश्चन है वो भारत में अवनाल का अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। आप ये सोचने के अवनाल का अपरदन क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। अवनाल का अपरदन से मतलब है कि जो नदी जाती है तो अपने आसपास बड़ी गड्ढे से खाई तरीके बना दी जाती है। तो इसमें बात कर लेते हैं, पहला है नागपुर का पठार, दूसरा है मेघालय का पठार, तीसरा है मालवा का पठार और चौथा है बघेलखंड का पठार। तो जो अवनाल का अपरदन से प्रभावित सर्वाधिक क्षेत्र है वो है मालवा का पठार, क्योंकि मालवा के पठार में ही चंबल नदी बहती है और चंबल नदी भारत में सबसे ज़्यादा अवनाल का अपरदन का कारण बनती है। दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। गोबर गैस में प्रमुख दहनशीलता गैस मीथेन लगभग कितना प्रतिशत पाया जाता है। जो गोबर गैस होती है उसमें मीथेन की कितनी परसेंटेज रहती है, यानी मीथेन कितने अमाउंट में रहता है, कितने परसेंटेज प्रतिशत में रहता है। और ये क्वेश्चन मैंने कई सेट्स में देखा है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा, इसमें पहले हम अपने ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 40 से 50%, दूसरा 60 से 70% और थर्ड ऑप्शन है 30 to 40% एंड डी वाला ऑप्शन है 50 to 60%। जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है 50 to 60%। वो हमारा कहाँ है, डी में। तो जो गोबर गैस में मीथेन पाया जाता है वो पाया जाता है 50 से 60%, एक बहुत ही ज़्यादा अमाउंट होता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक फैक्ट भी याद रख लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, 35 से 40%। तो जो गोबर गैस में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है वो 35 से 40% और जो मीथेन गैस पाई जाती है वो पाई जाती है 50 से 60%। सॉरी दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। वो ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है। तो पहला वनीकरण से, पर्यावरण नियोजन से, पर्यावरण से, ईंधन संरक्षण से। अब इसमें ऐसे ऑप्शन दे दिए गए हैं कि हम खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे पहला है वनीकरण से, तो हमें लगेगा ग्रीन, तो वन से हो सकता है। सेकंड है पर्यावरण, इससे भी हो सकता है। डी है ईंधन संरक्षण से, इससे भी। किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि पर्यावरण नियोजन से भी संबंधित हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों, वो है ग्रीन कार्ड योजना किससे संबंधित है, वो है पर्यावरण नियोजन से। कई बार ऐसे क्वेश्चन हमें बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज करते हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को दोस्तों बड़ा संभल के और देख के किया करो। तो जो ग्रीन कार्ड योजना का संबंध किससे है, पर्यावरण नियोजन से है। पर्यावरण नियोजन का मतलब यानी कि हम दो हमारे दो, सिंपल भाषा में यही समझो। और कब लागू हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था 1969-1974 के दौरान। जब चौथी पंचवर्षीय योजना हुई थी तब ग्रीन कार्ड योजना को लागू किया गया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों अपने 15वें क्वेश्चन पर। जो 15 वाला क्वेश्चन है तो वह ग्राम पंचायत अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। ये बहुत ही आसान ऑप्शन है, पता है कि वोट डालने के लिए हमारी एज कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन ग्राम पंचायत का अध्यक्ष अथवा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वो दी गई है ऑप्शन सी में, वो है 21 वर्ष। तो हम कितने वर्ष में ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ सकते हैं दोस्तों,
तो हम वोट डाल सकते हैं 21 वर्ष में। हम 21 वर्ष में एलिजिबल हो जाएंगे और वोट डालने की उम्र कितनी हुई? 18 वर्ष। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन योजना कब तक प्रभावी रहेगी? दोस्तों एक योजना है उत्तर प्रदेश चावल निर्यात प्रोत्साहन, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो चावल का निर्यात है वो उत्तर प्रदेश में किया जाए, यानी बाहर के क्षेत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश से चावल का प्रोत्साहन किया जाए, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा उनका निर्यात किया जाए। इसको प्रोत्साहन देने के लिए योजना चलाई गई थी। अब इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है 2025 तक, बी ऑप्शन है 2022 तक, सी ऑप्शन 2021 तक और चौथा ऑप्शन है वर्ष 2026 तक। तो इसका सही आंसर है दोस्तों वो है वर्ष 2022 तक। तो जो उत्तर प्रदेश चावल प्रोत्साहन योजना है वो कब तक प्रभावी रहेगी? वो रहेगी वर्ष 2022 तक, और जो अभी करंट का ईयर है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों वो है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल ई गवर्नेंस प्लान NEGP की घोषणा कब की गई थी? यानी कि जो अपने राष्ट्रीय लेवल पे, यानी उत्तर प्रदेश लेवल पर नहीं पूरे राष्ट्रीय लेवल पे जो ई गवर्नेंस है उसकी प्लान की घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों हम इसके ऑप्शंस की बात कर लेते हैं। चलो हम चलते हैं इसके ऑप्शंस पे। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शंस हैं वो है 2004 में, और बी ऑप्शन है 2005 में, और सी ऑप्शन है 2006 में, और डी ऑप्शन है 2007 में। तो दोस्तों जो ई गवर्नेंस की घोषणा की गई थी वो की गई थी 2006 में, और 2006 कहाँ है? ये हमारे है सी ऑप्शन में। तो हम इस पर टिक कर देंगे। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कब की गई थी? 18 मई 2006 को। अंतरिम सरकार मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? यानी कि जब 1947 में भारत की नई सरकार बनाई गई थी अंतरिम सरकार, तो उसमें खाद्य मंत्री एवं कृषि मंत्री कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है क्योंकि कृषि से रिलेटेड है और फूड से रिलेटेड है, जो हमारे ग्रामीण परिवेश के सिलेबस का हिस्सा है। आपको पता ही होगा कि लेखपाल की डेट आ गई है जो 19 जून को है। तो आपको हर 1 या 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट मिलता रहेगा। तो अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया जाया करेगा। और जो UPSSC के एग्ज़ाम्स की तैयारी करता है जहाँ ग्रामीण परिवेश आता है उसको वहाँ शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने ऑप्शंस पर। दोस्तों पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है सरदार बलदेव सिंह, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और चौथा ऑप्शन है जगजीवन राम। तो जो अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहाँ हैं? वो है हमारे ऑप्शन नंबर ए में। तो हम इस पर लगा देंगे अपना टिक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपको बता दूं कि अंतिम सरकार का गठन कब किया गया था। तो दोस्तों अंतिम सरकार का गठन किया गया था 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार का गठन किया गया था। और किसके नेतृत्व में? दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। उसमें कृषि एवं खाद्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कृषि एवं खाद्य मंत्री भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों वो है गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध किससे है? तो कई लोगों को इसमें आंसर पता होगा। तो जो कपास उत्पादन है वो सिल्वर क्रांति से संबंधित है, पेट्रोलियम उत्पादन ब्लैक क्रांति से संबंधित है, और मसाला उत्पादन गुलाबी क्रांति से संबंधित है। अब ऑप्शन हमारे पास एक ही बचता है, वो बचता है जूट उत्पादन। तो गोल्डन फाइबर क्रांति का संबंध दोस्तों किससे है? तो वो है जूट उत्पादन से। वो हमारा कहाँ है? ऑप्शन नंबर डी में है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पर। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है वो है सिद्धार्थनगर जिला किस चावल के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? यानी जो सिद्धार्थनगर जिला है हमारे यूपी में 75 में से एक जिला है, उसमें से चावल के लिए कौन सा चावल प्रसिद्ध है, यानी कौन से चावल के लिए सिद्धार्थनगर प्रसिद्ध है? तो हमारा पहला ऑप्शन है बासमती, दूसरा ऑप्शन है काला नमक, तीसरा ऑप्शन है काली चावल, चौथा है चिन्नौर चावल। तो दोस्तों जो इसका सही ऑप्शन है वो है काला नमक चावल। आपने कई बार सुना होगा, और इसमें GI टैग भी मिला था इसको, काला नमक चावल को, सिद्धार्थनगर। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वो है हरित क्रांति का लाभकारी वादन किन विशेष फसलों के लिए? क्वेश्चन बार बार आता है और बहुत ही सरल ऑप्शन है। यानी कि जो हमारे यहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, हरित क्रांति हुई थी, उसका सर्वाधिक लाभ किन फसलों को मिला था? तो हमें पता है, ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। वो मिला था गेहूँ और चावल को। गेहूँ और चावल ऐसी फसलें थीं जिनका हरित क्रांति पर का सबसे ज़्यादा असर किन 2 फसलों में पड़ा था दोस्तों? वो पड़ा था गेहूँ और चावल पर, सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और कहाँ? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हरित क्रांति का फ़ायदा हुआ था। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो है गाँव के ज़मीन के नक्शे को क्या कहा जाता है? दोस्तों जो पूरे गाँव के ज़मीन का नक्शे होता है उस नक्शे को कहा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है खसरा, दूसरा ऑप्शन है सजरा, तीसरा ऑप्शन है मौजा और चौथा ऑप्शन है खतौनी। तो दोस्तों गाँव की ज़मीन के नक्शे को क्या कहा जाता है?
वो कहा जाता है सजरा। तो सजरा कहाँ है? हमारे ऑप्शन नंबर 2 में है। तो गांव की ज़मीन के नक्शे को क्या कहा जाता है दोस्तों? सजरा कहा जाता है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1 सेकंड दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो बहुत ही आसान है। इसमें पहला ऑप्शन है बेतवा, दूसरा है सरयू, तीसरा है रहंद, चौथा है यमुना। तो उत्तर प्रदेश का जो पारीछा बांध है दोस्तों वो है बेतवा नदी पर। और बेतवा नदी कहाँ बहती है? या उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड वाली एरिया में बहती है, और जहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। वो है उत्तर प्रदेश में वन को राजकीय संपत्ति किस वर्ष घोषित किया गया? यानी उत्तर प्रदेश में वन है उनको राजकीय संपत्ति, यानी कि अब वन किसकी संपत्ति होंगे? राज्य की संपत्ति होंगे। तो किस वर्ष घोषित किया गया दोस्तों? आप अपने ऑप्शंस पे आते हैं। पहला ऑप्शन है 1931-32, दूसरा है 32 से 33, चौथा 34 से 35 और डी ऑप्शन है 35 से 36। तो उत्तर प्रदेश को राजकीय संपत्ति दोस्तों घोषित किया गया था 1935 और 36 में, और ये कहाँ है? हमारे ऑप्शन नंबर डी में है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे, क्योंकि आप किसी बड़े चैनल पर वीडियो देखते हैं, उनका वीडियो 1 घंटे का रहता है, और जहाँ आपको कितने क्वेश्चन करवाए जाते हैं? 25 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। हाँ, थोड़ी वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं, उतनी इन्फॉर्मेशन उतनी थोड़ी ही कम यहाँ भी मिलती रहती है। आपका टाइम भी सेव होगा। ये पूरा वीडियो आध घंटे से भी कम टाइम में कवर हो जाता है, जहाँ आपको 25 से ज़्यादा ही क्वेश्चन हो जाते हैं, और बड़ी ही आसानी से। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। वो है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख ही नगरों की संख्या कितनी है? यानी कि जब 2011 में जनगणना हुई थी, तो उसके अनुसार ऐसे कितने शहर थे उत्तर प्रदेश में जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक थी? तो दोस्तों वो थे 7, लेकिन अब ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि 2011-2022 और भी पैंडेमिक की वजह से नई जनगणना नहीं हो पाई थी, लेकिन आगे हो गई। तो 7 ऑप्शन कहाँ है? ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में। 10 लाख की शहर कितने थे जनगणना 2011 के अनुसार? 7। अब कितने हो गए हैं दोस्तों? एक हो गए हैं 10। और आपके उनके नाम भी बता दूं, वो हैं गाज़ियाबाद, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, अलीगढ़, मेरठ, बरेली तथा मुरादाबाद। दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चन। यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। ये दी गई है उत्तर प्रदेश जनगणना से। ये मुझे इसका सबसे अच्छा पार्ट लगता है कि थोड़ा एडिशनल यूपीजीके दे देते हैं, ताकि आपका यूपीजीके भी थोड़ा बहुत कवर होता जाएगा, आपका रिवीजन होता जाएगा। दोस्तों आप कहो तो मैं इसकी PDF अपने इसमें वीडियो के लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप इस बुक को ही परचेस कर सकते हैं। अगर बुक परचेस करना चाहते हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन भी आपको अपने वीडियो के लिंक में दे दूंगा। तो दोस्तों ये थे हमारे 25 क्वेश्चंस। कैसे लगे आपको आप वीडियो में बता सकते हैं, और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपके लिए क्वेश्चन है एडिशनल जो मैं हर वीडियो के साथ देता हूँ, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों वो क्वेश्चन है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आप जानते होंगे यमुना है, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि गंगा की दूसरी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब मिलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में।